नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और हमारा खास शो 16 आने सच। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बांदा पहुंचे हैं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया, साथ ही हिंदुओं की मजारों पर जाने जैसी आदतों को लेकर तंज कसा है। बांदा में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था और मजारों पर जाने जैसी आदतों पर तंज कसते हुए हिंदुओं को अपनी जड़ों से जोड़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हूँ और तलाक, लेकिन हमारे यहाँ जब तक 20 से 25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए तब तक तलाक नहीं होता। सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है, जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। वो है उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार तलाक हो गया, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 पेशी ना कोर्ट में हो जाए तब तक। जोधपुर में पटवारी का चारपाई पर लेटकर रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोगों से ली गई राशि चारपाई पर लेटे व्यक्ति को सौंपते हुए देखा जा सकता है। चारपाई पर लेटा शख्स पटवारी दिनेश कुमार है। हालांकि पटवारी दिनेश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो 2 साल पुराना है। उस समय ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा के गौशाला की 4 दीवारी निर्माण और पंजीयन के लिए ग्रामीणों से चंदा एकत्र किया जा रहा था। बिजनौर में शराब के नशे में धुत युवती ने सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान युवती ने सड़क से गुजर रहे लोगों को जमकर गालियां दी। पुलिस ने शराबी युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद युवती को महिला पुलिस थाने लेकर गई। नोएडा के सेक्टर 122 के जनता फ्लैट में दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की। दबंगों ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर युवक की लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी। यहाँ तक कि बीच बचाव करने आए युवक की मां को भी नहीं बख्शा और मां का भी पैर तोड़ दिया। हालांकि पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पालघर के नाला सुपारा में ठाकरे परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के बाद मनसी कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर साथ ही अधनंगा कर घुमाया। सूरज महेंद्र शिर्के नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर ठाकरे परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उसने अपने वीडियो में आरोप लगाया था कि ठाकरे बंधु मराठी वोटरों को बेवकूफ बना रहे हैं और मुस्लिम दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। इस पोस्ट में उसने मंच से शिवसेना, ठाकरे गुट, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अयोध्या में विधवा महिला ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति के निधन के बाद उसकी सास, जेठ के साथ कई और लोग मिलकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वो बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। ऑस्ट्रेलियाई यात्री डंकन मैकनॉय का एलोरा गुफाओं में जय श्री राम का नारा लगाते वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद भीड़ जयकारे लगाते हुए उसका साथ देती है। वीडियो के अंत में कहा जाता है कि वह कैलाश मंदिर में है। I'm in India and watch this. You ready? भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय श्री राम! Amazing. I'm at Kalish Temple. बड़ा पाव घर चंद्रिका दीक्षित अपने पति से किचन में झगड़ा करती हुई नजर आए। वीडियो खुद उनके पति ने साझा किया है। उनका कहना है कि बड़ा पाव घर से शादी करके उनकी जिंदगी खराब हो गई है। जब भी कुछ करो मेरी राइड के बीच में आ जाती है, जब भी कहीं घूमने जाओ बीच में आ जाएगी। क्या चल रहा था हर बात का? चिल्ला चिल्ला यही वीडियो डालूंगा मैं। चिल्ला होते चिल्ला ना। घर का खर्चा उठा रही हूँ, दुकान जा रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? और ते चिल्लाना, मैं तो यही वीडियो डालूंगा। देख तू डाल। बेमतलब में गुस्सा करती रहेगी जब भी कहीं जाओ तो। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। यही वीडियो डालूंगा, देख तू।
हाँ मैं जा रही हूँ, मेरे को ना तेरे साथ। पागल तो तूने मुझे कर दी, मुझसे शादी हुई है तेरे साथ। बहुत शौक है ना वीडियो बनाने का, जा यही वीडियो डालूंगा, यही वीडियो डालूंगा तो। बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर बिग ब्रेकिंग न्यूज। डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह से पूछताछ हो रही है। कंपाउंडर देवी सिंह ने कबूला कि एक नहीं 3 इंजेक्शन लगाए थे। कंपाउंडर देवी सिंह की मेडिकल डिग्री की भी जांच की जा रही है। इंजेक्शन लगाने के 30 सेकंड में साध्वी प्रेम बाइसा की हालत बिगड़ गई थी। साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। साध्वी प्रेम बाइसा मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने साध्वी प्रेम बाइसा की मौत केस में एसआईटी टीम का गठन किया है। आश्रम से जुड़े लोगों के निजी बैंक खातों की जांच भी की जा रही है, यह खबर भी आ रही है। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है, लेकिन उससे पहले सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। अब एसआईटी की तफ्तीश में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। एसआईटी की प्रमुख और एसपी छवि शर्मा ने शुरुआती जांच के बाद संकेत दिए कि यह मामला केवल सामान्य इलाज तक सीमित नहीं है। जांच टीम की पूछताछ में मुख्य आरोपी कंपाउंडर देवी सिंह ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने साध्वी को केवल एक इंजेक्शन नहीं बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन लगाए थे। अब तक केवल डेक्सोना इंजेक्शन की बात सामने आ रही थी, लेकिन देवी सिंह ने खुद कबूल कर लिया है कि उसने कुछ दूसरी दवाएं भी शरीर में इंजेक्ट की हैं। उन दूसरे इंजेक्शनों में कौन सा सॉल्ट था, उनकी मात्रा कितनी थी, वे किस उद्देश्य से दिए गए थे, एसआईटी इसकी बारीकी से पड़ताल कर रही है। पुलिस देवी सिंह की मेडिकल डिग्री और उसके पिछले बैकग्राउंड की भी जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वो इलाज करने के लिए अधिकृत था या नहीं। एसआईटी की जांच का दायरा केवल मेडिकल लापरवाही तक ही सीमित नहीं है। पुलिस इस मामले में आर्थिक एंगल को भी काफी गंभीरता से देख रही है। आश्रम से जुड़े सभी आधिकारिक बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। आश्रम से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की निजी बैंक खातों की भी जांच हो रही है ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध वित्तीय लेन देन या मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। उधर साध्वी के पिता वीर मनाथ का कहना है कि साध्वी प्रेम बाइसा को जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया 30 सेकंड में उनकी हालत बिगड़ी, चीखने लगी, सांस लेने में तकलीफ हुई, कफ निकलने लगा, गेट तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गई, फिर दम तोड़ दिया। वीर मनाथ के अनुसार गलत इंजेक्शन के कारण बाइसा की जान गई। पिता ने दावा किया कि प्रेम बाइसा ने अंतिम समय में उनसे कहा था कि गुरुजी मुझे न्याय दिलाना। इसी मकसद से 4 घंटे बाद सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर मैंने वो पोस्ट डलवाई थी। जांच का विषय जो भी है, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप बाइसा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, उसके बाद में हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का। वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। साध्वी जो प्रेम बाइसा हैं, इनके अभी जो घटनाक्रम हुआ था वो तो यह था कि बुधवार को 28 तारीख को शाम को जब उनकी, क्योंकि तबीयत वायरल की वजह से खराब थी, उनके पिताजी ने कोई कंपाउंडर को बुलाया, घर पर ही इंजेक्शन लगवाया, जो कहना है कि बहुत नॉर्मल इंजेक्शंस थे। और उसके बाद परंतु उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसपे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, जहां ये बताया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है पहले ही। फिर पिताजी द्वारा ही
समझ नहीं होने पे बहुत ज्यादा एक बार घर ले जाया गया, वहां से उनको समझाइश करके एमजीएच लाया गया, एमजीएच मोर्चरी में फिर शव को रखवाया गया और उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। जो जहां उनका लास्ट, जब वो अलाइव थी अपने आश्रम में, जो उनका घर भी है, जहां पर उनका रहवास है, वहां पर एफएसएल टीम द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया है और कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो उसकी लाइट में दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस जांच करिए कौन कौन से वो सवाल हैं। न्यूज इंडिया के ये सवाल है। तो पहला जो सवाल है इस पूरे मामले में कि साध्वी को आश्रम में बुखार की शिकायत पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन क्यों दिया। दूसरा सवाल, मौत के 3 से 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया क्यों। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मौत हो गई है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है। इंस्टाग्राम में अग्नि परीक्षा और न्याय की बात कही गई, ये क्यों कही गई। जो व्यक्ति मर गई है उसकी 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है, ये कितना गंभीर सवाल है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की सलाह दी, एम्बुलेंस की सलाह दी और साथ में शव को सीधे आश्रम ले गए और काफी देर तक आपको बता दें उसे क्यों रखा गया अपने पास, यह अपने आप में बड़ा सवाल। आश्रम के सीसीटीवी कैमरे गायब पाए गए क्यों, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। अश्लील सीसीटीवी वीडियो से ब्लैकमेल करने वालों की जांच अभी तक कहां पहुंची। पिछले साल अगस्त का यह मामला है, तब से यहां पर साध्वी प्रेम बाईसा डिप्रेशन में चली गई थी। साध्वी को आश्रम में बुखार की शिकायत पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन क्यों दिया, डॉक्टर ने क्यों नहीं दिया। 3 से 4 घंटे बाद भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है, यानी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो जाती है। 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती है। ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि सिर्फ प्राकृतिक मौत नहीं, कई गंभीर ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच कर रही है और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि एक के बाद एक नई थ्योरी सामने आ रही है। कभी आत्महत्या का मामला सामने आता है, कभी हत्या का, कभी इंजेक्शन का, कभी प्राकृतिक मौत का। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेच हैं, ऐसी कड़ियां हैं जिनको पुलिस को अभी जोड़ना होगा। तो वाकई में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी लोकप्रिय चेहरा थी। हालांकि पिछले साल जब अगस्त में ये कंट्रोवर्सी हुई थी, एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था, उसके बाद पूरे भारत में वो वीडियो वायरल हुआ था और कई तरह के गंभीर सवाल उठे थे। क्या इस पूरे मामले में साध्वी प्रेम बाईसा डिप्रेशन में चली गई थी जिसके बाद ये एक बड़ा कदम उठा लिया गया, या फिर आश्रम के अंदर कुछ ऐसी साजिशें रची गई जिसकी वजह से साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं जयपुर से। मेरी सहयोगी सपना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सपना, इस मामले में बहुत सारे से पेच हैं, बहुत सारी ऐसी कड़ियां जो जुड़ना बाकी हैं, लेकिन ये मामला उलझता ही जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं जिनके जो समझ से परे हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो जाती है, 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों, 1 इंजेक्शन देना था 3 इंजेक्शन क्यों। क्या इस मामले में अभी तक अपडेट आई है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है सपना? देखिए, इसकी जो रिपोर्ट है मेडिकल की वो सामने आ गई। हालांकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने पर ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है और पुलिस प्रशासन भी इस पर जांच कर रहा है। वो भी, जोधपुर पुलिस भी ये कह रही है कि बड़ी आंत और छोटी आंत नीली पड़ गई थी। और रवि, ये उस कंडीशन में होती हैं जब किसी को जहर दिया जाता है। कुछ प्रशंसक आगे आके ये भी कह रहे हैं कि आश्रम के पास जहर की कोई शीशी मिली। हालांकि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ये एक तरह से अफवाहें भी हो सकती है, पर आसपास के लोग वहां इस तरह की बात कर रहे हैं। अब ये खबर जो है इसको 3 एंगल दिए जा सकते हैं। एक वो जो प्रशासन की जांच के बाद स्पष्ट होएगा, जिस पर ना हम टिप्पणी कर सकते जब तक हमारे पास तथ्य नहीं आ जाते। 2 एंगल ये हैं, बीरमनाथ और जो जिन्होंने इंजेक्शन लगाया
वो व्यक्ति जिससे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। पुलिस एक लगातार कह रही है कि आप किस कंडीशन में आप वहां पहुंचे, किसने आपको बुलाया। बीरमनाथ, मैं बार बार इस खबर को 3 दिन से लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। मैं महिला हूं, इसलिए ज्यादा संवेदनशील ढंग से रवि इसको देख रही हूँ। एक महिला जो आपकी पुत्री है, जिसको आप संबोधन में बिटिया कह रहे हैं और ये मीडिया के सामने कह रहे हैं, जब उसकी डेथ होती है, जब उसको मृत घोषित कर दिया जाता है अस्पताल की ओर से, उस समय ये सबसे चौंकाने वाली और बड़ी सोचने वाली बात है रवि। उनके पिता उस समय ये कह रहे थे कि मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करानी। क्यों भाई, क्यों नहीं करानी? पहला प्रश्न ये। इसलिए शंका के घेरे में ये भी आते हैं और शंका के घेरे में इनके आसपास के जो प्रशंसक हैं, जो ये कहते थे कि हम आपके साथ भी हैं, और अभी ये कह रहे हैं कुछ बहुत सारी बातें इसमें हैं। दरअसल ये गुत्थी है। ये जब तक प्रशासन इस पर पूरी जांच करके वाकई में स्पष्ट नहीं कर देगा, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। वाकई में ऐसी एक गुत्थी है जिसको सुलझाना राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया सपना तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बेंगलुरु में एसीबी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेंगलुरु में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद राजू को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने एक शख्स को धोखाधड़ी के मामले में फंसाने की धमकी देकर 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर गोविंद राजू ने खुद को बचाने के लिए मौके पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर पालतू कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। उसी वक्त महिला को बचाने आए एक शख्स पर भी कुत्ते ने हमला किया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसके चेहरे और सिर पर 50 से ज्यादा टाके आए हैं। पुलिस ने कुत्ते के मालिक अमरीश रेड्डी पर मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में एक शख्स अपनी पत्नी की लाश ठेले पर ले जाता दिखाई दिया। आरोप है कि महिला की मौत के बाद उसके शव को ले जाने के लिए अस्पताल ने शव वाहन की व्यवस्था नहीं की। 35 साल की महिला अनुराधा की मौत टीबी की वजह से हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के शव के पास बच्चा बैठा हुआ है और ससुर ठेला चला रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में रील्स बनाने के शौक में 22 साल के मोहम्मद फैजान नाम के शख्स की जान चली गई। अंडर कंस्ट्रक्शन ओवरब्रिज पर नाचते वक्त अचानक शख्स का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। युवक के ऊपर सीमेंट वॉल गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर फैजान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैजान का दोस्त अनुज मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिसने मदद के लिए शोर मचाया। करीब 10 मिनट बाद सीमेंट वॉल हटाई गई, लेकिन तब तक फैजान की जान जा चुकी थी। लखनऊ में एक शख्स अवैध पिस्टल लहराता हुआ रील बनाता नजर आया। इस शख्स को किसी का डर नहीं। वीडियो सामने आते ही यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से देशी पिस्टल और कार बरामद हुई। आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऐसा तांडव मचाया कि पाक सैनिक भाग खड़े हुए। बीएलए ने एक साथ 12 जगहों पर अटैक किया। इन हमलों में कम से कम 20 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 35 लड़ाके भी मारे गए हैं। बताया गया कि बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर में 12 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमले किए। इतना ही नहीं, लड़ाकों ने नुश्की जिले के डिप्टी कमिश्नर का अपहरण कर लिया। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हेरोफ का नाम दिया है। बलूचों का तूफान की तरह धावा। ग्वादर से क्वेटा तक बलूच शेर दहाड़े। हजारों बलूच लड़ाकों ने एकजुट होकर पाकिस्तानियों को खदेड़ा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 12 शहरों में एक साथ बोला हमला। बलूच लड़ाकों ने 20 से ज्यादा पाक पुलिस वाले और सैनिक मारे। आईएसआई और सेना के वाहनों पर हमले। क्वेटा के अस्पतालों में हाहाकार। ये गोलीबारी, बम धमाकों की आवाजें बलूचिस्तान से सामने आई हैं। बीएलए ने सड़कों और महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर लिया। बलूचियों ने कई इमारतों से पाकिस्तानी झंडे हटा दिए। पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। आगजनी, गोलीबारी, अफरा तफरी की तस्वीरें देखी गई। बताया गया कि ऑपरेशन हेरोफ
2.0 में पाकिस्तान के 20 से अधिक सैन्य और पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये बलूचों का पाकिस्तानी सेना पर अब तक का सबसे भीषण हमला है। जानकारी के अनुसार बलूच लड़ाके क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, नुश्की, कलात, तलबंदीन, पसरानी और अन्य इलाकों में एक साथ बंदूक लेकर घुसे। क्वेटा शहर में स्थिति बेहद संवेदनशील बताई जा रही है और सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। क्वेटा के सरियाब रोड पर पुलिस वैन पर हुए हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। क्वेटा के ईस्टर्न बाईपास पर बलूच लड़ाकों ने कंट्रोल कर लिया। खालिक शहीद पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। मस्तुंग पुलिस स्टेशन और शहर के कई हिस्सों पर लड़ाकों के कब्जे की सूचना है। ग्वादर में कई हमले दर्ज किए गए हैं। पसरानी में लगातार फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनी गई है। तलबंदीन में सिलसिलेवार विस्फोट और भारी गोलीबारी हुई है। कलात में सुरक्षा बलों और लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुई। नुश्की में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कार्यालय पर बलूचों ने कब्जा कर लिया, जहां 8 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, नुश्की में बलूचों ने कमिश्नर को ही जिंदा पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि इस बार बलूच महिलाएं भी बंदूक लेकर कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन हेरोप में हिस्सा लेती नजर आई। बलूच मुक्ति सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण शुरू हो गया है। लोग हमारे साथ खड़े हैं। बलूच हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में दुश्मन को परास्त कर देंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस पूरे अभियान की अगुवाई बशीर जेब बलूच ने की। देखिए कैसे वो बाइकों से बलूच लड़ाकों के साथ घूम घूम कर हमलों को अंजाम देता हुआ नजर आया। बलूचिस्तान की आजादी की मांग बुलंद करते दिखे ये लड़ाके। कुर्बान मरे पदानुम सलो करे, हिम्मत केरे, हौसला बिठपेरे, हर मांग कपेरे, ना उम्मीद मफेरे, गमजद मफेरे, दा जोदे, दा कारवाने, दा खान ज्यादा तेज देरे, दा खान ज्यादा मुस्ती देरे, दा खान ज्यादा जेबा देरे, दा नुमा अमानत ते, दा शहीदता तिरो को अमानत से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अनुसार यह अभियान ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण है। इससे पहले अगस्त 2024 में पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसे बलूच नेता अकबर बुख्ती की बरसी से जोड़ा गया था। उस समय बीएलए ने 20 घंटे के अभियान में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। बीएलए ने बेला आर्मी कैंप पर हमला कर कई घंटों तक उसे अपने कब्जे में रखा था और सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाम किया था। अब लगातार हो रहे हमलों के चलते बलूचिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तानी फोर्स फाक खड़ी हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गश्त की जा रही है, लेकिन पूरे प्रांत में तनाव चरम पर है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस पूरे मामले में मीर यार बलोच का दावा क्या है वो भी आपको बता दें कि दर्जनों शेष पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी 2 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर अपनी सेना के पतन के डर से क्वेटा से पंजाब भागे हैं। देखिए, बलूचिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की बाहरी कब्जा करने वाली सेनाओं को बुरी तरह से हरा दिया है। यह बीएलए का यहां पर दावा है और यह दावा किया जा रहा है, मीर यार बलोच का यह बड़ा दावा है कि दर्जनों शेष पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी 2 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर आए, लेकिन उनको भगा दिया गया। बलूचिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की बाहरी कब्जा करने वाली सेना को बुरी तरह से हरा दिया है। तो ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं बलूचिस्तान का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परेशानी का सबब ये पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, क्योंकि बीएलए लगातार वहां पर अटैक कर रही है और यही वो एरिया है जहां पर बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। चलिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का झूठा दावा कि बलूचों के हमलों के पीछे भारत का हाथ है। जहां भी कुछ होता है भारत का नाम ले लेते हैं। यहां पर पीएम शहबाज शरीफ दूसरा झूठा दावा कि बलूचों के हमलों के पीछे
लगातार भारत की साजिश है, यह दावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बल्कि हकीकत क्या है वहां पर? हकीकत यह है कि वहां की जनता त्रस्त है पाकिस्तान के शासन से, पाकिस्तान की आर्मी से। वो आजादी चाहते हैं और वहां के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को जवाब दे रहे हैं, अपनी आजादी की मांग और भी ज्यादा बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जब खुद से बलूचिस्तान संभला नहीं, वहां के लोगों पे जुल्म ढाए, तो वहां के लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। और बीएलए ने आज पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी है, जबरदस्त अटैक किया है। कई जवान पाकिस्तानी सेना के मारे गए इस हमले में। वहीं बांदा पहुंचे कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत केवल मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होगी। उन्होंने धर्म, आस्था और सामाजिक व्यवस्था पर जमकर अपनी राय रखी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शादी विवाह और तलाक के मुद्दों पर भी तुलनात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक वो हैं जिनके यहां तो 3 बार हु और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। यहां जब तक 20 से 25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, तब तक रिश्ता नहीं टूटता है। उन्होंने कहा कि चादर चढ़ाने लगो या कैंडल जलाने लगो या फिर उम्मीद करो कि हनुमान जी कृपा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी होता है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है, मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी मुस्लिम स्कॉलर, इन दोनों ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आप। अब एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह वाला, एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कहते तलाक हो गया, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 पेशी ना कोर्ट में हो जाए तब तक नहीं, 4 से बार चप्पल उठे तब तलाक होता है। लेकिन उनसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना है, भगवान करे चला रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। शास्त्री जी एक धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु की भाषा शालीनता पर मबनी होना चाहिए। उनको अपनी भाषा की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो पहले मुसलमानों को निशाना बनाते थे, मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, कभी टोपी वाले कहते थे सुधर जाओ, और फिर अब सीधे सीधे उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है। मजहब इस्लाम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पंडित जी सुन लीजिए, मुसलमान आपकी बातचीत से, आपके डायलॉग से घबराने वाला नहीं, परेशान होने वाला नहीं, डरने वाला नहीं है। मुसलमान बहादुर कौम है, मुसलमान डटकर मुकाबला करना जानता है, और इस्लाम मजहब किसी दूसरे मजहब पर आपत्ति करना, एतराज करना नहीं सिखाता, इसीलिए हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के आजादगान में जोरदार धमाका हुआ है। गैस लीक की वजह से धमाके की खबर है। जोरदार धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है। वही अमेरिका के हथियारों से चारों तरफ से घिरे ईरान में एक जोरदार विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक बंदर अब्बास के आजादगान में एक आवासीय इमारत में गैस रिसाव की वजह से यह भीषण धमाका हुआ है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सैन्य हमला या वीआईपी टारगेट जैसी कई तरह की अफवाहें और पैनिक फैलने लगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल इसे एक दुर्घटना बताया और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है। तो ईरान में एकाएक विस्फोट हुआ है, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए ईरान में, हर कोई यही आशंका जता रहा है कि कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ सकती है।
तो जब भी धमाका होता है तो वहां पे लोग यही आशंका, यही संभावना जताते हैं कि कहीं ईरान में कोई युद्ध तो नहीं शुरू हो गया, अमेरिका ने कोई बम धमाका तो नहीं कर दिया, कोई अटैक तो नहीं कर दिया। हालांकि बाद में अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि गैस रिसाव हुआ है जिसकी वजह से यह विस्फोट हुआ है। हालांकि इस हादसे में भी 4 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई है, क्योंकि अभी ईरान में जो हालात बने हुए हैं, जनता खामनेई के खिलाफ सड़कों पे उतरी है, अमेरिका बार बार ईरान को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच वहां पर जंग के हालात बने हुए हैं और ऐसे विस्फोट होते हैं तो डरना बड़ी वाजिब सी बात है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रशांत सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है, कहा बिना किसी दबाव के मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूं। प्रशांत सिंह ने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था, सीएम योगी के सपोर्ट में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। भाई पर मुख्तार गैंग में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। तो अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर हैं, उन्होंने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था, यह कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान नहीं देख सकता, सहन नहीं कर सकता। माघ मेले में जो शंकराचार्य ने कहा है वो उनकी बातें दिल पे लगी हैं, इसलिए वो अपनी जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की नौकरी छोड़ रहे हैं। लेकिन आज ये खबर आई है कि अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, कहा कि बिना किसी दबाव के मैंने इस्तीफा वापस लिया है। हालांकि इस्तीफा देने के पीछे वजह क्या थी वो भी समझ नहीं आई थी। इतने बड़े अधिकारी सरकार के समर्थन में, मुख्यमंत्री के समर्थन में यह इस्तीफा दिया था, या इसके पीछे फिर कहानी कुछ और ही थी। जो उनकी तरफ से वजह बताई गई थी, कारण बताया गया था इस्तीफे का, वो ये कि मैं सीएम योगी का अपमान नहीं सह रहा हूं। उन पे जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस तरह के बयान उनके खिलाफ आ रहे हैं, उनका दिल द्रवित हो गया है, उनकी आत्मा उनको इस पद पे बने रहने की इजाजत नहीं दे रही है, इसलिए वो जीएसटी डिप्टी कमिश्नर से इस्तीफा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने भाई पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए कि मुख्तार गैंग से वो जुड़े हुए हैं। हालांकि पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर पर झूठे विकलांगता का सर्टिफिकेट दाखिल करने का आरोप है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाई थी, इसलिए ये पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। 27 जनवरी को इस्तीफा और 31 जनवरी को जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। त्यागपत्र को वापस ले लिया है, कोई दबाव नहीं है, सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। अब ये तो मैंने भेज दिया था, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने आज मैं अपने कार्यालय में हूं, अपना कार्य कर रहा हूं, राजकीय दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये एक नया ड्रामा हमें देखने को मिला है। सीएम योगी के सपोर्ट में नौकरी छोड़ दी थी जीएसटी अफसर, आंसू नजर आए थे, रोते हुए नजर आए थे, अपनी पत्नी से फोन पे बात कर रहे थे, फफक कर वहाँ पे रोने की ड्रामा कहें, एक्टिंग कहें, जो भी कहें, हकीकत कहें, वो तो डिप्टी कमिश्नर ही जानते हैं। लेकिन ऐसा लगा था कि शायद अपने पद पर नहीं लौटे थे, लेकिन महज 3 दिन बाद 31 जनवरी को जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित जुड़े हुए हैं। आशीष, इस्तीफा दिया था, ये वजह भी साफ नहीं थी कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, और अब इस्तीफा वापस ले लिया, ये वजह भी साफ नहीं है। क्या ये पूरा ड्रामा क्या चल रहा है? देखिए, इस्तीफा जब दिया था तो वजह साफ थी और खुलकर वजह साफ थी। वो ये वजह थी कि हमने योगी सरकार का उन्होंने कहा था हमने नमक खाया है। सवाल ये उठने लगे कि भाई नमक सरकार का खाया है कि नमक जनता का खाया है, क्योंकि जनता सरकार को चुनती है, जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं, ना कि सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। तमाम सवाल उठे थे और अब 4 दिन बाद कौन सी समझाइश हुई कि उनको इस्तीफा वापस लेना पड़ा।
सवाल ये है कि पहले अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देते हैं शंकराचार्य के समर्थन में, उसके बाद अयोध्या से इस्तीफा आने लगता है। फिर ये और खबर ये थी न्यूज़ इंडिया के पास कि 1-2 और इस्तीफे आएंगे और कुछ लोग सीएम योगी या योगी सरकार के पक्ष में इस्तीफा देंगे, कुछ लोग शंकराचार्य के इस्तीफा देंगे। लेकिन ये प्रशांत कुमार की बात करें तो इन पर इनके भाई ने ही आरोप लगा दिया। इनके भाई जो हैं वो विश्वजीत सिंह जो हैं वो ये कहते हैं कि आपराधिक गतिविधियां, वसूली और धमकी देने के आरोप इन्होंने लगा दिए इन पर। दूसरा आरोप लगाया कि इन्होंने EWS कोटे के तहत फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया और उसके बाद प्रमाण पत्र उसी कार्यालय से जारी हुआ। ये दोनों लोग मऊ के रहने वाले और मऊ CMO ने ये प्रमाण पत्र जारी किया। तमाम वो सारे आरोप थे जिसके बाद ये खुद सवालों के घेरे में आ गए। और वही है ना कि नौकरी बचाएं या सरकार की तरफ जाएं, तो आखिरी में इन्होंने फैसला लिया, सेटलमेंट हुआ, क्या बात हुई, ये अंदर खाने की क्या खबरें हुई, लेकिन इन्होंने नौकरी बचाना उचित समझा क्योंकि भाई ने भी आरोप लगा दिए और सरकार की तरफ से भी कोई माकूल जवाब नहीं आया, तो इन्होंने नौकरी वापस लेने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारी अधिकारी इस तरीके से इस्तीफे दे रहे हैं वो कोई किसी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा है और कोई किसी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा है, लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है। जनता ने आपको वहां बैठाया, जनता के पैसे से आप वहां सैलरी ले रहे हैं और आप इस तरह इस्तीफे दे रहे हैं। रो के कैमरा बुलाते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं मैं इस्तीफा, मेरा मन दुखी हो गया और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये कहां तक जायज है? लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ना कि जनता क्या मूर्ख है क्या? जनता को समझ नहीं आता है क्या कि इस्तीफा दे रहे हैं और 3 दिन बाद इस्तीफा ले रहे हैं? आप सरकार के अधिकारी हैं और सरकार के सबसे बड़े मुखिया, उन पे कोई बयान दे दे, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो, हर दिन बयान आते हैं, हर दिन कोई ना कोई कुछ कहता है, तो हर तीसरे दिन आप इस्तीफा दे देंगे? ये तो कहीं से लॉजिकल ही नहीं था। मान लिया उनके खिलाफ किसी ने दूसरे अगर वो विपक्ष में होते तब होता, ये तो कहीं से लॉजिकल लग रहा था। अब तो लग रहा है ये पूरा ड्रामा है, प्लानिंग के तहत किया गया था। और ऐसे ही ड्रामे और होने वाले थे क्योंकि सरकार, चुनाव होने वाले हैं और अभी देखते जाइए, ये तो ड्रामे की शुरुआत है। 9 महीने 10 महीने चुनाव के बचे हैं। अभी देखिए कितने ड्रामे होते हैं, सरकारी अधिकारी कहाँ भागते हैं, सरकारी अधिकारी किस किस के पक्ष में VRS लेते हैं। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है चुनाव लड़ने के लिए और टिकट हासिल करने के लिए, और किसकी चुनावी मंशा है और किसके समर्थन में कौन उतर कर इस्तीफा देगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 10 महीने बाकी हैं, अभी देखते जाइए। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं आशीष। बिल्कुल, अधिकारियों का काम होता है जनता की सेवा करना, अधिकारियों का काम होता है कि जनता मुश्किल में है। ये पॉलिटिक्स वाला खेल खेल रहे हैं, अलंकार वहां पे अब राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, अलग से हम एक पार्टी बनाएंगे। और दूसरी तरफ ये कि टिप्पणी कर दिया मुख्यमंत्री पे, मैं पद छोड़ दूंगा। पद छोड़ देंगे तो काम कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी यूपी सरकार को कि ये ड्रामा क्या चल रहा है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी, इस्तीफा ले लिया है और तमाम जो झूठे, जो उन पर जो झूठ के तहत ये नौकरी हासिल की गई, उस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी कि भैया मऊ में कैसे सर्टिफिकेट बनवा लिया दिव्यांग, और भाई ने जो आरोप लगाए हैं उन पर तो FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन उसको छोड़कर इन्होंने फटाक से अपना कहते हैं कि ना फिर से वापस आए और नौकरी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे झूठे प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले और ऐसा झूठे प्रोपेगेंडा कहते हैं ना कि स्वांग रचकर इस्तीफा देने वाले कि मैं पत्नी जी, मैं जो हूँ बहुत खफा हूँ योगी जी के इस के खिलाफ जो बयान हुआ और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ सोनी चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, दामों ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली के सराफा बाजार में बजट से पहले गहनों की खरीद को लेकर क्या माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। चांदी सोने के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन ज्वेलरी शॉप्स की अगर हम बात करें तो लगातार भीड़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद ज्वेलरी जो है वो और ज़्यादा महंगी ना हो जाए। हालांकि देखिए, लोग लगातार बजट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोने चांदी में थोड़ी सी राहत मिल पाए। मैम, क्या खरीदने के लिए आए थे? मैम, हम गोल्ड की चेन लेने आए हैं।
चेन लेने के लिए। तो सोना महंगा हो रहा है कि सस्ता लग रहा है? जी बहुत महंगा हो रहा है। ये पहले हमारी मदर ने जो बनाया था उस हिसाब से अब बहुत हम देख रहे हैं कि महंगा हो गया है। महंगा हो रहा है। तो गोल्ड खरीदा है कि सिल्वर खरीदी है? गोल्ड खरीदा है। गोल्ड खरीदा है। तो लग रहा है कि अभी खरीद कर रख लें, बाद में क्या पता फिर महंगा हो जाए। हाँ ये तो है। तो मैम क्या खरीदा है आपने? चेन खरीदी है। सोना महंगा लग रहा है? नहीं है तो महंगा, पर अब जब चीज नहीं होती बच्चे के पास और कमा रहे हैं तो फिर लड़की को शौक है लेने का, ले रही है। तो कितने की पड़ गई चेन आपको? कितने की पड़ गई? 10 ग्राम की। 10 ग्राम। हाँ जी। कितने की पड़ी? ये पड़ी है 2 लाख की। अच्छा, तो एक चीज और पूछना चाहते हैं कि सोने के दाम पहले के जमाने में अभी में कितना फर्क है? बहुत। अब पहले तो कुछ रहा नहीं है तो अभी क्या करें। बजट से क्या उम्मीद है? अभी जो बजट है, बजट तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। वो तो बच्चे कमाते हैं तो अपने शौक पूरे करते हैं, नहीं तो कौन कर सकता है? हम जैसे नहीं कर सकते। बजट से कुछ उम्मीद है? जो बजट आ रहा है अभी तो सरकार से कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं लग रही। बजट से कोई उम्मीद है कि बजट में कुछ राहत मिले? कल आने वाला है ना शायद। हाँ जी, कल तो होपफुली कुछ अच्छा ही आएगा, बट देखते हैं। कुछ ज़्यादा उम्मीद तो खैर क्या ही करेंगे, अब देखते हैं। ये आई थिंक पहला ही बजट है नेक्स्ट गवर्नमेंट के बाद तो। हाँ जी, तो उम्मीद तो बहुत सारी है। तो लग रहा है कि पॉकेट हल्की हो रही है सोने चांदी की वजह से। हाँ वो तो आपको भी लग रहा होगा तो वो तो है ही है, बट ये तो मैम ये तो चलता रहेगा। दिस इज नेवर गोना स्टॉप, सो होपफुली। बट बजट से थोड़ी अच्छी उम्मीद है। क्या लिया आपने? अभी तो कुछ भी नहीं लिया अभी देख रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए ग्राहक जो है कोई शॉप्स पे ज़्यादा, कुछ शॉप्स पे कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए सोने चांदी में जिस तरीके से उछाल आई है, हालांकि आज थोड़ा सा रेट कम हुए हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है। मैम ये बताइएगा, सोना चांदी में जो उछाल आई है, लग रहा है कि बजट में कुछ राहत मिलनी चाहिए? मिलनी तो चाहिए, राहत तो आई है और मिलनी भी चाहिए, नहीं तो आम इंसान कहाँ जाएगा। ऐसा तो नहीं बजट से पहले सस्ता हो गया उसके बाद महंगा हो जाए? उसका कुछ कह नहीं सकते भैया। गवर्नमेंट की वो है नीति है, तो कुछ कह नहीं सकते ना। जो गवर्नमेंट की नीति है, कब क्या किधर लुढ़का दे, किधर अपर कर दे, कुछ नहीं पता ना। ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा, बता पाएगा, उसी से लगेगा हमें। तो रेट क्यों बढ़ रहा है भाई? ये तो आज से थोड़ी बढ़ रहे हैं, ये तो बढ़े भी काफी टाइम से चल रहा है ये। लेकिन अचानक से चांदी सोने से ऊपर जाने लगी थी। भाई ये तो एक ऐसा नहीं कि इन लोगों की अपनी आपस की पॉलिटिक्स है, कुछ बाहरी वॉर वगैरह हो रही है, कुछ उसका भी फर्क पड़ता है वैसे। लेकिन क्या है कि लोग बागों में जो जोश होता है ना, वो थोड़ा कम पड़ जाता है जब भाव ऊपर चले जाता है। तो डाउन आने से क्या थोड़ी राहत से मिलती है, तो हिम्मत पड़ती है बाहर आने की, निकल के। एक गरीब तबका ये कह रहा है कि जब हम दहेज ले नहीं रहे हैं, दहेज हम दे नहीं रहे हैं, तो हम कैसे एक ज्वेलरी अफोर्ड कर पाएंगे ब्याह शादी? अब तो नहीं खरीद सकते। पायल छोड़िए, जो बिछवे होते हैं, जो वो बिछे पॉकेट से बाहर हो रहे हैं। ये अब जमाना सारा आर्टिफिशियल की तरफ जा रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उस पर जो है लोगों को उधर जो है ध्यान जा रहा है, पब्लिक उधर मुड़ गई है। अब जो भीड़ भाड़ आप देखेंगे, आपको भीड़ मिलेगी, वो मिलेगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे। सोना जो आम आदमी के हाथ से बाहर हो गया है। एक मिडिल क्लास, एक नौकरी पेशी वाला, एक छोटा आदमी सोच भी नहीं सकता लेना, तो बहुत दूर की बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा। तो आप अगर ज्वेलर हैं आप, तो जिस तरीके से नहीं अब ज्वेलरी फिर भी आप बेच रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, तो आपका अनुभव भी होगा कि बढ़ने के और क्या कारण हो? बढ़ने को तो देखिए, ये आज तक किसी के भी पकड़ में समझ में नहीं आया है, कब कितना बढ़ जाए, कब कितना नीचे आ जाए। ये चीज तो आज तक किसी के भी पकड़ में नहीं आई है। तो सर, आप एक बड़ी ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं। मेरा एक सिंपल सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, सोने की अगर हम बात करें, गोल्ड जिस तरीके से अप डाउन जा रहा है, सिल्वर अप डाउन जा रही है, तो ये बताइएगा कि इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण इंटरनेशनल कारण है। सारी जो चारों तरफ लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं,
ये सबसे मुख्य कारण ये है। बैंकों ने डॉलर रखने के बजाय गोल्ड रखना, रिजर्व रखना शुरू कर दिया है। सब आदमी जो है ना, उसका एक मुख्य कारण मीडिया है। मीडिया ने ऐसी खबर फैलाई है कि सोना ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हर आदमी अपने बैंकों से रुपए निकाल के सोने में इन्वेस्ट कर दिया है, चांदी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से भी सोने के दाम और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सर आप देखिए पुराने व्यापारी हैं और जैसा कि आपने एक ज़माना देखा है गोल्ड का, सिल्वर का सस्ता होना, महंगा होना, तब के टाइम में अगर हम आपकी बात करें जिस हिसाब से, तो सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा रेट में उछाल आया है। कभी भी जिंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोना जो है 1 लाख के पार हो जाएगा और चांदी 1 लाख के पार हो जाएगी, जो कि दोनों, वो चांदी 4 लाख के करीब पहुंच गई, सोना 2 लाख के करीब पहुंच गया था। अब थोड़ा सा शांति की उम्मीद जगी है, तो सोने के दाम में भी आज गिरावट है, चांदी के दामों में भी गिरावट है। जिंदगी में कभी 10-5 रुपए की उछल घटी बढ़ी होती थी, कभी भी 25 रुपए की घट बढ़ी एक दिन में कभी भी नहीं हुई, जो आज 100 रुपए की है, 200 रुपए की हो जाती है, अब 500 रुपए की हो जाती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्या कारण हो सकते हैं? आपने एक तो वॉर बताया और आपने कहा कि मीडिया ने चीज़ें दिखाई हैं तो लोग अब जमाखोरी करने लगे हैं सोने की, चांदी की। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो ये डॉलर बहुत गिर गया है, मेन कारण वो भी है, और बाकी और कारण तो कोई खास है नहीं इसमें। सबसे बड़ी तो ये दुनिया में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके चक्कर है, और कुछ नहीं है। बाहर से मतलब सोना मंगाना महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया है। आप भी बाहर से मंगाते हैं? नहीं, मैं तो ये दिल्ली में से जो इम्पोर्टर है उनसे ही लेता हूँ। हाँ। लेकिन वो भी तो आपसे कुछ कहते होंगे, जो बाहर से मंगा रहे होंगे वो भी तो मंगाते होंगे। हाँ, वो तो मंगाते ही हैं, वो भी उनको जैसे महंगा आता है महंगा ही बिकता है, महंगा ही देते हैं, महंगा ही लेते हैं। तो यानी कि आगे से सोना महंगा आ रहा है? हाँ, अभी महंगा ही है। कुछ उम्मीद है कि और कम होगा अभी अगर रेट की हम बात करें? अगर जो शांति हो गई, समझौते हो गए यूक्रेन और रूस के, सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ट्रम्प का है। ट्रम्प ने बदमाशी जो मचाई हुई है उसका कारण, अगर जो वो अपनी बदमाशियों से बाज आ जाएगा तो सारे मेडल डाउन आ जाएंगे। लोगों के लिए क्या सजेशन है, क्योंकि आप एक बड़े ज्वेलर हैं और ऐसे में लोग अभी फिलहाल सोना चांदी खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे और महंगाई ना हो जाए? महंगाई तो अभी मेरे को खास अभी फिलहाल अभी नजर नहीं आती, परंतु अगर जो जहाँ जरा से भी 2-4 बम और छूट गए तो ये महंगाई आसमान छू जाएगी। बजट से कुछ उम्मीद है? साल का पहला बजट है। बजट से उम्मीद तो कुछ थोड़ी बहुत है कि ड्यूटी कम कर देंगी, मगर उससे कोई फर्क, ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए महेश गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, जो कि ज्वेलर है और जिन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि जो सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण इन्होंने एक जो जगह जगह अलग कंट्रीज़ में वॉर चल रही है उसका कारण भी बताया। और उनका ये भी कहना है कि आगे अगर स्थिर जो स्थिति है इसी तरह की अगर बनी रहती है तो आगे भी सोने चांदी के दाम में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि भी देखना होगा कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही हैं, हालांकि थोड़ी सी राहत सोने चांदी में ज़रूर मिली है, लेकिन आगे कैसे हालात होंगे वो भी देखना होगा। कैमरा सौरभ के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे, लेकिन क्या आपको बजट का इतिहास पता है? अगर नहीं तो जरा देखिए। भारत में बजट की परंपरा ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई। ब्रिटिश प्रशासन ने अपने राजस्व और खर्चों की योजना बनाने के लिए बजट प्रणाली को लागू किया। स्वतंत्रता से पहले भारत का बजट मुख्य रूप से औपनिवेशिक हितों और प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाता था। भारत में बजट का इतिहास बेहद दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जेम्स विल्सन ने की थी।
बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुजेटी से हुई, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। जेम्स विल्सन को भारत में आधुनिक बजट प्रणाली की नींव रखने वाला माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत में प्रशासनिक सुधारों और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। इसी उद्देश्य से जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया, जिसमें आयकर की शुरुआत, सरकारी खर्चों का ब्यौरा और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया। आजादी के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया। ये बजट एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज था, जिसमें विकास, पुनर्निर्माण और आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई दी। साल 1950 से पहले बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, लेकिन इसी साल बजट लीक हो गया। तब से बजट प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक सीक्रेट बंकर में होती है। बजट टीम में शामिल करीब 100 लोगों को 8 से 10 दिन पहले ही लॉक इन कर दिया जाता है। उनके पास मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं होता और न ही कोई बाहरी संपर्क रहता है। बजट गोपनीयता बनाए रखने के लिए आज भी ये परंपरा चल रही है। बजट दस्तावेजों को लाल रंग के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, जिसे 2019 में निर्मला सीतारमण ने बही खाते से बदलकर इस औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ा। बजट की छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है, जिसके बाद बजट से जुड़े कर्मचारी तब तक बाहरी दुनिया से कट जाते हैं जब तक बजट पेश नहीं हो जाता। 1999 तक बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में जब भारत में शाम के 5 बजते थे तो लंदन में सुबह होती थी। 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। साल 2020 में उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा था। साल 1977 में अंतरिम वित्त मंत्री हीरूभाई एम पटेल का बजट भाषण महज कुछ ही मिनट में खत्म हो गया था। हीरूभाई एम पटेल ने सिर्फ 800 शब्दों का बजट जारी किया था। वो सिर्फ खर्च का ब्यौरा पढ़कर चुप हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि आजादी के पहले अंतरिम सरकार ने 1946-47 का बजट पेश किया था। ये बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। बात साल 1973 की है, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब वित्त वर्ष 1973-74 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने संसद में ब्लैक बजट पेश किया था। इसके पीछे के कारण देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होना और सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 550 करोड़ रुपए होना था। इसीलिए उसका नाम ब्लैक बजट रखा गया था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।